एक कहानी है कीर्ति की। कीर्ति जो कि शादीशुदा है और एक छोटे से कस्बे में रहती है। कीर्ति के पास अपना खुद का घर नहीं है, लेकिन इनके पास जो मतलब घर बना हुआ था कच्चा-पक्का टाइप का, वो भी इसके पति को किसी ने दिया हुआ था। और हमेशा इसका पति इससे कई सारे वादे करता रहता था कि अपन बड़े घर में भी जाएँगे, ऐसा भी करेंगे, वैसा भी करेंगे। पति था बहुत अच्छा, लेकिन एक जो बुरी आदत जो इंसान को सबसे ज़्यादा बुरी बना देती है, वो है दारू पीने की आदत। जब ये इसका पति काम से आता था और दारू पी लेता था, उस दिन कीर्ति की बहुत ज़्यादा तबीयत हरी कर देता था। आप समझ रहे हैं कि कैसे कर देता था? अपने बेल्ट के साथ और घर में जो चीज़ मिलती थी उससे कीर्ति को जो है वो बिना सोचे समझे सूद देता था। कीर्ति जानती थी कि ये आदमी बुरा नहीं है, लेकिन इसकी दारू की आदत है, ये हर चीज़ को बिगाड़ करके रख देती। कीर्ति चाहती थी कि ये छोड़ दे या फिर हम अच्छी ज़िंदगी जीने लग जाएँ। दोस्तों, अगर अभी-अभी आप मेरी कहानी की तरफ बढ़े हो तो जल्दी से वो हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस कहानी के अंदर भी आपको एक ऐसा पॉइंट मिलने वाला है जिसे सुन करके आप हैरान रह जाएँगे। तो चलिए देर ना करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। दोस्तों, कीर्ति हमेशा सोचती थी कि मैं इस पति को छोड़ करके भाग जाऊं, लेकिन ये आज का ज़माना नहीं, ये पुराना ज़माना था जहाँ पे पति के साथ औरतों का ऐसा हो जाता था रहना ही है, मतलब मायके वाले भी सपोर्ट नहीं करते थे। अगर ऐसा कुछ होता था तो वो बोलते थे कि बेटी देख, तेरी ज़िंदगी है और तुझे ही सँभालना है, तुझे ही देखना है। और ऐसे ही वक़्त धीरे-धीरे बीतता जाता है। एक वक़्त आता है जब कीर्ति प्रेग्नेंट हो जाती है और उसी वक़्त के साथ वो अपने मायके चली जाती है। कीर्ति की लाइफ़ का वो सबसे अच्छा समय बीत रहा था, क्योंकि यहाँ उसे कोई पीटने वाला नहीं था। कीर्ति जब प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद भी उसके पति ने उसका ख़्याल रखना तो शुरू कर दिया था, लेकिन कभी-कभी दारू पी कर के वो फिर भी उसे पीट दिया करता था। और सुबह उठते से ही जब दारू का नशा उतरता था, तो वो कीर्ति से हाथ जोड़ कर के माफ़ी माँगता था कि मैंने बहुत गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नशे में कुछ भी याद नहीं रहता। कीर्ति हर बार उसको एक चांस देती थी, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि मुझे मायके छोड़ कर के आ जाओ। उसने भी सोचा कि हाँ, मैं तुम्हें छोड़ ही देता हूँ, नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं तुमसे और अपने बच्चे से दोनों से हाथ धो बैठूँ। कीर्ति के जो ये दिन थे जो मायके में बीते थे, वो बहुत अच्छे थे, क्योंकि अच्छे से खाती थी, रहती थी। और एक दिन आता है जब कीर्ति माँ बन जाती है। उसका पति भी बोलता है कि अब मैं दारू पीना छोड़ दूँगा। और इस खुशी के साथ वाक़ई में रमेश ने दारू पीना छोड़ दी थी। वो, कीर्ति और उसका बच्चा अच्छे से रहने लग गए थे। बढ़िया से उसके लिए चीज़ें लाता था, घर में कुछ खाने-पीने की चीज़ें बढ़ने लग गई थी, क्योंकि जो पैसा वहाँ जाता था वो यहाँ बचने लगा था। लेकिन दोस्तों, दारू और नशा जो भी ऐसी चीज़ होती है ना, ये बहुत लंबे समय तक छोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। ये वही लोग बता सकते हैं जो इस तरह के पदार्थों का सेवन करते हैं। उसके साथ भी ऐसा हो रहा था और यहाँ कीर्ति धीरे-धीरे खुश रहना शुरू हो गई थी। लेकिन एक दिन उसका पति पी कर के आ जाता है। लगभग 2 से 3 महीने ये बहुत अच्छे से रहे थे। इस बीच में उसके पति ने अगर कभी पी भी थी तो इतनी कम पी थी कि वो कीर्ति को पता ना चले। उसको ऐसा ना हो कि कीर्ति को हर्ट हो जाए। रमेश सोचता था मैंने वादा किया है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहीं रमेश के दोस्त जो थे वो उसका मज़ाक बनाने लग गए थे, मज़ाक उड़ाने लग गए थे। लेकिन रमेश उनकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देता था। लेकिन 3 से 4 महीने बाद एक दिन ऐसा आता है जब रमेश दारू पी कर के घर आ जाता है। उसका बच्चा छोटा-सा जिसको कीर्ति सँभालती हुई होती है, और रमेश दारू के नशे में ऐसे ही कुछ खाने-पीने की चीज़ें माँगता है, और जब वो गुस्सा करती है तो रमेश उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देता है। कहते हैं ना कि छोटे से बच्चे को आहट समझ में आ जाती है, इमोशन समझ में आ जाते हैं और वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। कीर्ति उसे बहुत समझाती है उसके पति को, लेकिन उसका पति सुनता नहीं है, उसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई कर देती है। कीर्ति जैसे-तैसे ये बात अपने घरवालों तक पहुँचाती है और उसके घरवाले एक बार फिर कीर्ति के घर आ जाते हैं और उसके पति से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं। उसका पति बोलता है कि मैं आज के बाद ऐसी गलती वापस नहीं करूँगा। माफ़ी चाहता हूँ, मैं पता नहीं कैसे दोस्तों के बहकावे में आकर के फिर से पीने लगा। मैं ध्यान रखूँगा इस बात का। कुछ दिन ठीक चलते हैं और फिर से एक दिन वापस आता है जो रमेश इस तरह की हरकत करने लगता है। कीर्ति
फिर अपने घर वालों को बताती है, लेकिन धीरे-धीरे ये चीज़ ऐसे होने लगती है, घर वाले बोलते कि बेटा तू ही उसको सुधार सकती है, तू ही समझा सकती है, तूने पहले भी समझाया ऐसा-वैसा ये होगा। इसी बीच में धीरे-धीरे बच्चा भी बड़ा होता जा रहा था और लगभग वो 7-8 महीने का हो चुका था। उसको चीज़ें मतलब बैठने लग गया था, घुटन-घुटन चलने लग गया था। वो अपनी माँ की रोज़-रोज़ की पिटाई और उसकी माँ का वो दर्द देख कर के बहुत सहम जाता था। सुबह जब उसके पिताजी नशे से बाहर आते थे तो उसको प्यार करते थे, लेकिन वो अपने पिताजी से डरने लगा था। एक छोटा-सा बच्चा जिसमें ज़्यादा अकल नहीं है, लेकिन फिर भी वो डरने लगा था। एक माँ जो अपने बच्चे का तो बहुत अच्छे से ख़्याल रखती है, अपने पति का भी रखती है, लेकिन वही पति जो नशे की हालत में कोई और बन जाता था और उसकी पिटाई करता रहता था। एक दिन ऐसा भी आता है जब कीर्ति की पिटाई कुछ ज़्यादा ही हो जाती है और उसका बच्चा वहीं बैठे-बैठे कीर्ति को पिटता हुआ देखता रहता है। रमेश ने उसकी इतनी पिटाई करती थी और घर के बाहर एक खटिया लगी थी, वहां आकर के वो सो जाता है। सुबह जब नशा उतरता है और अंदर जाकर के देखता है तो कीर्ति ये दुनिया छोड़ करके जा चुकी थी। उसका छोटा सा बच्चा जो बुरी तरीके से रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, जैसे मानो वो समझ चुका है कि मेरी माँ जो है अब वो शायद मेरे पास कभी नहीं लौट करके आई। क्योंकि कीर्ति की कितनी भी पिटाई हो जाती थी, वो हमेशा अपने बच्चे को अपने आंचल में भर के सुला लेती थी। रोते हुए आंसू से वो अपने बच्चे को ज़रूर प्यार करती थी, उसके आंसू पोंछ देती थी, लेकिन आज वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो उसके बच्चे को शायद ये हो गया। और उसी दिन रमेश बहुत ज़्यादा मतलब परेशान हो जाता है, उसको अपनी गलती का पछतावा होता है, लेकिन अब गलती से कुछ भी नहीं हो सकता। हो चुका था जो होना था। रमेश ठान लेता है कि अब तो मैं दारू जैसी चीज़ कहूँ बिल्कुल नहीं पीऊँगा, क्योंकि मेरे पत्नी की जान मेरी वजह से चली गई, मेरे बच्चे की जान ना चले जाए। रमेश उसका क्रियाकर्म कराता है, वो सारी चीज़ें जो प्रोसेस होती है वो सब कराने के बाद रमेश वहाँ से चला जाता है, उस घर को छोड़ कर के चला जाता है। अब कई साल ऐसे बीत जाते हैं दोस्तों, कई साल बीत चुके हैं। वो घर काफ़ी समय से खाली पड़ा रहता है, लेकिन समय बीतता-बीतता जाता है और जब दिखती है ना, हम भी कई बार देखते हैं कि यार ये प्रॉपर्टी है, आस-पास में बहुत अच्छे-अच्छे घर बने हुए हैं, पर इस घर के अंदर मतलब पेड़-झाड़ लग गए हैं, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है इस घर के अंदर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे ही पड़ा हुआ है। ऐसी ही एक फैमिली जो एक ऐसे ही घर की तलाश में थी, वो उस प्रॉपर्टी को देख कर के पता करती है कि इसका मालिक कौन है। जैसे-तैसे उस मालिक का पता चलता है तो उनसे कहते हैं कि हमें वहाँ किराए से आप रहने के लिए दे सकते हैं। तो उसका मालिक उन्हें बोलता है कि ये तो बहुत टाइम से खाली है, आप चाहो तो रह लीजिए, बस उसको कहीं मतलब चीज़ों को सुधारना और साफ़ करना पड़ेगा, ये सब करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये फैमिली वाले बोलते हैं कि हाँ ठीक है, वो सारी चीज़ें करवा देंगे हम, या आप करवा रहे हो तो करवा दो, है ना? तो उसका मालिक बोलता है कि देखो मैं तो वहाँ रहता नहीं हूँ, चीज़ों को ज़्यादा जानता नहीं हूँ। अ, वो तो हमारी पुश्तैनी मतलब ज़मीन है उधर आस-पास में और वो जगह भी है। तो आप अगर उसे ठीक करा के रह लो और जो भी किराया-विराया होगा उसमें हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ये भी खुश हो जाते हैं, ठीक है। ये जैसे-तैसे उस घर को सब ठीक-ठाक कराते हैं, जहाँ पे जो-जो चीज़ें थी और मकान मालिक ने ऑलरेडी बोल दिया था, तो कुछ पैसे उसने भी दे दिए थे और उसको बढ़िया-सा सही करा दिया। अब ये वहाँ रहने लग गई फैमिली, बढ़िया इनके दिन अच्छे गुज़र रहे थे, अच्छे से चलते थे। उसी आँगन में एक जामुन का पेड़ भी लगा हुआ था, काफ़ी सारे पेड़ लगे थे, नॉट इन जामुन, बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे, लेकिन कहानी उस जामुन के पेड़ पे शुरू होती है दोस्तों, उस जामुन से जुड़ी हुई ये कहानी। ये बढ़िया से रह रहे थे, फैमिली जो थी काफ़ी बड़ी थी, मतलब 2 चाचा थे इस लड़की की जिसकी ये कहानी आने वाली है, और उनके काफ़ी सारे बच्चे थे। दादी थी, दादाजी थे कहानी में, काफ़ी लोग थे। अब ये घर बहुत अच्छे से चल रहा था, मतलब अच्छे से रह रहे थे, सब चीज़ें चलने लग गई थी, होने लग गई थी। एक दिन मेघा, जो ये लड़की है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसके 2 चाचा हैं और उसके पिताजी हैं, उनके बच्चे हैं, ये सब लोग उस घर में रह रहे थे, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया था, बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया था और कुछ चीज़ों को इन्होंने खुद ने बना कर के बना ली थी अपने। जब यहाँ पे रमेश रहता था, तब एक छोटा-सा कमरा था जिसमें रमेश रहता था, बाकी की जगह ऐसे ही पड़ी थी, क्योंकि जो मालिक थे जिनका ये था, उनका गोडाउन टाइप के बहुत सारा जो सामान था, वो कुछ चीज़ें यहाँ रखी रहती थी। रमेश के पास ज़रूर एक कमरा था और सुकून से वो रहता था, जिसके उसको पैसे भी नहीं देना पड़ते थे। लेकिन अब ये कहानी बदल चुकी थी, मेघा की फैमिली यहाँ आ चुकी थी और मेघा मेघा भी बहुत बड़ी लड़की नहीं है, मेघा की भी एज 20 साल है। अब हुआ ऐसा दोस्तों, जगह पे लगे हुए जामुन खाया करता और बढ़िया जामुन का मौसम आ गया था।
और एक दिन होता ऐसा है दोस्तों कि रात को मेघा की नींद खुलती है और मेघा का जामुन खाने का मन होता है, उसे नींद नहीं आती। तो वो घर में रखी हुई जामुन ढूँढती है, लेकिन उसे जामुन मिलती नहीं है, और जब एक जगह 3-4 जामुन मिलती है तो उसे मज़ा नहीं आता। तो वो सोचती है कि मैं पेड़ से ही तोड़ कर के खा लेती हूँ। मेघा घर से बाहर निकलती है और आँगन में लगे हुए जामुन के पेड़ पे पत्थर मारना शुरू कर देती है। पत्थर मारने से जब जामुन नहीं टूटती, तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा उठाती है और हवा में फेंकती है। इस बार 15-20 जामुन नीचे गिरती है। उन जामुनों को उठा करके वहीं खाना शुरू कर देती है। तभी एक अजीब सी ठंडक सी हवा जो मेघा के आसपास उसको महसूस होती है, जैसे मानो कि ये जो हवा है ये मेरे आसपास गोल-गोल घूम रही है और मुझे उसने रख लिया, और मेघा को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी मेघा फिर से वो डंडा नीचे पड़ा हुआ उठाती है और एक और बार उस पेड़ में मारती है। मेघा को महसूस हो रहा था कि बाहर जो ये ठंड का मौसम तो है हल्का-सा, लेकिन ये जो ठंडक है ये कुछ अजीब ही लग रही है। मानो जैसे कोई उसे छू करके जा रहा हो बार-बार। सारी जामुन फटाफट उठाती है और उठा कर के घर में आ जाती है। अब ये जामुन खाने लगती है। ये जामुन खा कर के बैठ जाती है अपने बिस्तर पे और जामुन खाते-खाते इसकी नींद लग जाती है। जब मेघा सुबह उठती है तो उसको अपने शरीर पे अजीब से, मतलब लाल-लाल दाने दिख रहे थे, कुछ फुंसियाँ दिख रही थी, और ये उसके घरवाले भी देख कर के हैरान हो जाते हैं कि कैसे हुआ? मेघा को समझ में नहीं आता कि ये कैसे हुआ? मतलब क्या हुआ? क्यों हो रहा है? वो ये सब देख कर के बहुत घबरा जाते हैं। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर बोलता है कि शायद कोई एलर्जी है जो मेघा को हो गई है। उसकी वो एलर्जी से रिलेटेड दवाई भी दे देता है। मेघा को शरीर के अंदर एक वक़्त पे बहुत ज़्यादा खुजली जैसी होने लगती है। मतलब हाथ-पैरों में, और उसको जलन सी होने लगती है, जैसे कि मैं पानी में नहा लूँ। तो मेघा बाथरूम में शावर चालू कर के बैठ जाती है। वो नहा कर के जब बाहर निकलती है, तब भी उसके शरीर में अजीब-सी ये मतलब जो प्रॉब्लम थी वो होती रहती है। मेघा को कुछ भी समझ में नहीं आता। मेघा और मेघा की फैमिली को मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ तो हुआ क्या? शाम का वक़्त होता है। धीरे-धीरे शाम जब अंधेरा आता है, तो रात का वक़्त जब आता है तो उसकी दादी उसे 8 बजे के आस-पास खाना खाने के लिए बुलाती है, लेकिन मेघा खाना खाने के लिए नहीं जाती। जब उसे उस कमरे में देखते हैं जहाँ मेघा सोती है, तो मेघा एक कोने में बैठी हुई है, ऐसे सिमट के। मतलब पैर उकड़ू हैं और ऐसे करके बैठी हुई है। मैं बताऊँ तो जैसे पैर ऐसे हैं, ऐसे करके बैठी हुई है, और ऐसे भी कभी ऐसे, ऐसे बैठी हुई है। दादी बहुत बार बोलती है, लेकिन मेघा कुछ भी नहीं बोलती। दादी को समझ में नहीं आता। दादी उसको आवाज़ लगाती, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ? दादी जैसे ही पास जाती है और मेघा को हिलाने की कोशिश करती, मेघा जैसे ही ऊपर देखती है, मेघा की आंखें देख करके दादी पूरी तरह से सन्न रह जाती है। मानो दादी की चीख निकल गई, और वो चीख की आवाज़ जैसे ही घर वालों को सुनाई देती है, सब लोग एकदम कमरे की तरफ दौड़ करके आते हैं, और मेघा को उस हालत में उस आंखों के साथ देख करके सब घबरा जाते हैं। लाल, जैसे मेघा की आंखों में खून उतर आया हो, लाल। और मेघा के चेहरे के एक्सप्रेशन मैं बयां भी नहीं कर सकता दोस्तों। मतलब क्या खतरनाक वाले एक्सप्रेशन थे। मेघा से सब पूछते हैं कुछ, दादी भी पूछ रही है को, वो कुछ जवाब नहीं दे रही। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ क्या करें, मतलब सिचुएशन ऐसी, क्या करें? तब मेघा के चाचा और पापा मेघा को उठा करके बाहर लाने की कोशिश करते, तभी ऐसा बुरा झटका मेघा मारती है उनको कि चाचा और पापा मतलब बहुत दूर फेंका जाते हैं। दुबली-पतली, मतलब बहुत ज़्यादा दुबली भी नहीं है, एक मीडियम शरीर वाली लड़की इतनी ज़ोर से धक्का कैसे दे सकती है, इतनी ताकत कहाँ से आ गई? तभी दादी बोलती है, मेघा तुझे क्या हुआ? तब वो बोलती है कि मैं मेघा नहीं हूँ, मेरा नाम कीर्ति है और मुझे मेरा बच्चा ला करके दे दो। ये आवाज़ जो थी ये सुनकर के सारे घर वाले घबरा जाते। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये क्या है, मतलब वो बोलते क्या, कौन, क्या बच्चा, कैसा, किसका बच्चा मेघा? वो बोलते हैं मेरा नहीं है मेरा नाम, मैंने कहा ना मेरा नाम कीर्ति है। और ये सुनकर के दादी और सब लोग पूरी तरीके से घबरा जाते हैं कि हुआ क्या। तभी दादी तुरंत मंदिर में जाती हैं और मंदिर में से हनुमान जी के पैर का जो सिंदूर है वो रखा हुआ होता है, और वो उस कमरे में मेघा की तरफ जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही दादी को कोई शक्ति वहां रोकने लगती है। दादी हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं और पाठ करते करते ये सिंदूर मेघा को लगा देती है।
मेघा के शरीर पे जब जैसे ही ये सिंदूर और हनुमान चालीसा का पाठ खत्म होता है और मेघा वहां लेट जाती है जमीन पे, मानो जैसे मेघा के शरीर में अब जान नहीं बची। लेकिन जब सब देखते हैं तो मेघा की सांस चलती रहती है, उसे उठा करके ले जाते हैं, पंखे के नीचे लेटाते हैं और तभी दादी समझ जाती है, घर वाले समझ जाते हैं कि कोई ऐसी अदृश्य शक्ति है जो मेघा के शरीर पर काबू कर चुकी है। किसी को कुछ समझ में नहीं आता कि ये हुआ तो हुआ कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। धीरे धीरे दिन का उजाला होता है, पूरा घर वहीं बैठा हुआ है मेघा के पास में। दिन का उजाला होता है, मेघा से पूछते हैं, मेघा बताती है कि रात को मुझे जामुन खाने का मन हुआ था और मैंने पेड़ से जा कर के जामुन तोड़ करके खा ली थी। उसके बाद मुझे पता नहीं दादी क्या हुआ, मुझे महसूस हो रहा था जब मैं जामुन मैंने तोड़ी और मैंने खाई कि मुझे कोई बार बार छू रहा है, बट कैसे और क्या छू रहा है। दादी और पूरे परिवार के मन में ये था कि हम तो यहाँ कुछ महीने से रह रहे हैं और सब लोग जामुन खाते हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ अभी, इसे हुआ तो हुआ क्या। तभी दादी और मेघा के पिताजी पता करते हैं कि ऐसा क्या है इस घर का राज। वो उस मालिक से भी पूछते हैं कि क्या हुआ था। तब उन्होंने बोला कीर्ति। वो नाम सुन करके उन्होंने बोला कि यार बहुत साल पहले वहाँ एक रमेश नाम का मतलब एक मेरा आदमी था जो काम करता था, उसको घर मैंने दे रखा था। उसकी शायद पत्नी का नाम कीर्ति था और रमेश, ऐसा बताते हैं गांव वाले कि रमेश उसे काफ़ी ज़्यादा दारू पी के मारा करता था और एक दिन उसकी इतनी पिटाई कर दी थी कि वहाँ शांत हो गई थी और उन्होंने उसका क्रियाक्रम करके जब इस बात से रमेश को लगा कि पुलिस उसको पकड़ करके ले जा सकती, वो अपने बेटे को वहाँ से लेकर के चला गया था। अब वो कहाँ गया किधर गया किसी को नहीं पता। ये लोग पूरे गांव में भी पता करने की कोशिश करते लेकिन किसी को भी पता नहीं होता कि कहाँ गया, कौन है, किधर गया। तभी एक तांत्रिक को भी बुलाते हैं और तांत्रिक आके बहुत सारी चीज़ें पूरी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो औरत थी वो मेघा के शरीर में बार बार आ रही थी और एक ही चीज़ बोल रही थी, मुझे मेरा बच्चा ला करके दे दो। उसे सब समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें नहीं पता वो कहाँ गया, इतने साल बीत चुके हैं, ये हुआ तो हुआ कैसे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पर उस औरत का सिर्फ एक ही कहना था कि मुझे मेरा बच्चा चाहिए, नहीं तो मैं इसको भी नहीं छोड़ूंगी। पूरा घर पूरी तरीके से डरा हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते चले जा रहे थे। मेघा के शरीर में वो कभी भी आ जाती थी, कभी भी चले आती थी। मेघा पूरी तरीके से मतलब सूख करके कांटा होने लग गई। घर वालों ने बहुत प्रयास करे, हर एक तरीके से प्रयास कर लिया। एक दिन मेघा की माँ आंखों में आंसू लिए उस कमरे में जाती है, उस औरत के पास जाती है और जाकर के बोलती है कि जैसे तुम अपने बच्चे की तलाश में हो, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा, क्या किया है ऐसा, उसको उसे कृपा करके छोड़ दो। हमें नहीं पता, सच में नहीं पता कि तुम्हारे पति कहाँ गए, कैसे गए, क्या हुआ तुम्हारे साथ। तब मेघा की माँ को वो अपनी पूरी कहानी बताती है कि मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना हुई है, मेरे को इस तरह से मेरे पति मारते थे और मेरे बेटे ने उस दिन मुझे छोटी सी आयु में आंखों से उसके बहते हुए आंसू मैं देखती देखती मर दी, मेरी सांस रुक गई। वो चाहता था मुझे बताना लेकिन उस समय वो चल भी नहीं पाता था, घुटने घुटने जैसे तैसे चलता था और मरने के बाद तक मेरी रूह ने उसको रोते हुए देखा है। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन मैं इस घर के अंदर शायद इसलिए हूँ क्योंकि इस घर के अंदर उसने बताया कि वहीं जामुन के पेड़ के पास में एक गड्ढा है जहाँ पे उसने अपनी कुछ कीमती चीज़ें छोड़ रखी थी। शायद उन्हीं सब चीज़ों की वजह से वो आज भी वहाँ कैद है। उसने बोला कि उन सब चीज़ों को लेकर के तुम अंतिम संस्कार कर दे तो शायद मैं भी आज़ाद हो जाऊँ, तुम्हारी बेटी भी। तब मेघा की माँ ने सारी बात बताई और पेड़ के चारों साइड खोद करके देखा गया तो वहाँ पे उसकी चूड़ी, कुछ सजने संवरने का सामान रखा हुआ था। और शायद ये कीर्ति ने इसलिए छुपाया होगा कि उसके पति ने शायद इस बात पे भी उसकी पिटाई कर दी होगी और हो सकता है कि लड़ाई के दौरान ये सब चीज़ें देख कर के उसको मतलब पिट जाया करती होगी। ये ऐसा उन्होंने बताया नहीं, ये मैं एक कहानी के पहलू को जोड़ रहा हूँ कि ऐसा हुआ करता होगा। जब उन्होंने उसे लेकर के पूरे पंडित को बुला के विधि विधान से जो चीज़ें कर सकते थे और जब उसे शांत किया तो मेघा अब वापस अपने आप में आ गई। धीरे 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 मेघा अब रिकवर कर चुकी है और ठीक है, सही सलामत हालत में। ये लोग उस घर के अंदर अभी भी रह रहे हैं क्योंकि इन्हें यकीन हो चुका है कि अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
और इन्होंने किसी ऐसी शक्ति को इतने पास से देख लिया था, लेकिन एक माँ ही अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा कर सकती है। और दूसरी माँ ने उस दर्द को समझा, कीर्ति का वो दर्द जो उसके बच्चे की आंखों में उसने देखा, वो ही दर्द शायद मेघा की माँ की आंखों में देखा होगा। इसलिए उसने मेघा को छोड़ करके इन सब चीज़ों को बता करके जाने का निर्णय ले ही लिया। अगर दोस्तों ऐसा कुछ आपके शहर में या आपके आसपास में हुआ, ज़रूर मेरे तक पहुंचाइए और वो कहानी मैं सारे दोस्तों तक पहुंचाऊंगा। इसी के साथ लेता हूँ इजाज़त। अगर आपके पास भी ऐसी डर से भरी हुई कोई कहानी है, मुझे बताइए, मैं अपने अंदाज में आप सब तक पहुँचाऊँगा। और कैसा लगा आपको ये कहानी का अंदाज़, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आकर के बताइए। आपका हर एक लाइक, हर एक कमेंट हमें मोटिवेशन देता है एक नई स्टोरी पे अच्छे से काम करने के। देखते रहिए वो और स्टोरी। जय श्री राम।